हेलो, नमस्कार। हमारे बच्चों के सामाजिक विकास को लेकर हमारी चर्चा थी। सामाजिक विकास के बारे में शाला पूर्व वर्षों में, यानी डेवलपमेंट, वी आर डूइंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, ब्लॉक नंबर 4, DECE 1, यूनिट नंबर 20। तो हम पिछली बार जहाँ पे बात कर रहे थे, हमने ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार बच्चों को अनुशासित करने के लिए हम अफेक्शन ओरिएंटेड या पावर ओरिएंटेड टेक्निक्स के लिए दो तरीके की मोटे तौर पे हम माता पिता की डिसिप्लिनिंग तरीके या जो उनके अनुशासित करने के तरीके हैं उनको दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, स्नेह केंद्रित और शक्ति केंद्रित। स्नेह केंद्रित में माता पिता अपने बच्चों को जो वो डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, जो रूल है उसका कारण बताते हैं, और डिसिप्लिनिंग करते समय उनसे प्रेमपूर्ण ही व्यवहार उनका रहता है। परंतु शक्ति केंद्रित तरीका जब होता है तो माता पिता का अथॉरिटी के लिहाज से डिसिप्लिनिंग करते हैं कि मैं कह रहा हूं, तुम्हें ये नहीं करना है क्योंकि मैं कह रहा हूं। रीजन अपना रूल का नहीं बताते हैं। और अक्सर जो एक इमोशनल रिलेशनशिप है माता पिता के बीच में, हो सकता है उसमें थोड़ा सा एक दायरा हो, बहुत ज्यादा अफेक्शन ओरिएंटेड माता पिता बच्चों को ना दिखाएं। इसी बात को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि माता पिता की जो लालन पोषण की जो शैलियां हैं, माता पिता की जो व्यवहार की शैलियां हैं या जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अनुसंधानों ने, कई शोधकर्ताओं ने माता पिता के विभिन्न पेरेंटिंग स्टाइल्स को देख के उनको 4 में विभाजित किया है। तो एक पहला स्टाइल जो माता पिता की व्यवहार की शैली है वो है फर्म एंड अफेक्शनेट पेरेंटिंग, जैसे कि हम स्लाइड पर भी देख रहे हैं, यानी स्नेहपूर्ण एवं दृढ़ व्यवहार। तो ऐसे पेरेंट्स किस प्रकार से, उनकी व्यवहार की शैली कैसे रहेगी देखेंगे तो वो पेरेंट्स बच्चे के प्रति प्रेम दिखाएंगे, स्नेह दिखाएंगे, और अक्सर उनका वात्सल्य का भाव नजर आएगा। और बच्चों के, जो भी बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं अपने उम्र के हिसाब से, उसमें वे बच्चे की गतिविधियों में उत्साह भी दिखाएंगे और बच्चे की प्रशंसा भी करेंगे। बच्चे की भावनाओं के प्रति वो एक उनकी जो अनुक्रिया रहेगी वो थोड़ी सेंसिटिव, संवेदनशील रहेगी, और वो बच्चों के भावनाओं के प्रति समानुभूति और करुणा की भावना भी दिखाएंगे। अब इसमें हमें लग सकता है कि ये इतने इतने बड़े शब्द हम ये बच्चों के लिए किस प्रकार यूज कर रहे हैं। तो बच्चों की एक्टिविटी के प्रति एंथुजियाज्म दिखाने से हमारा क्या मतलब हुआ। मान लो कोई बच्चा 4 वर्ष का कोई ड्राइंग कर रहा है और ड्राइंग करके बहुत खुशी से अपनी माता पिता या किसी के पास ला रहा है, तो हम ये सीधा कह दें कि हाँ अच्छा ठीक है, बजाय कि हम इसमें उसका उत्साहित होकर उसको बोलें कि अरे हाँ ये तो तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, ये तो कितनी अच्छी तुमने ड्राइंग, या पूछें अच्छा बताओ तो तुमने इस ड्राइंग में क्या बनाया है, मुझे करके तो बताओ ये क्या है। उसका मतलब हुआ हमारा बच्चे की एक्टिविटी में उत्साहित लेना। रिस्पॉन्ड सेंसिटिवली टू हर फीलिंग्स। वंस अगेन, बच्चों की जो बातें हो सकती हैं, वो हो सकता है हम वयस्कों को छोटी सी लगें, हो सकता है बच्चे की कोई जो उसे बहुत पसंदीदा पेंसिल थी गुम हो गई और अब उसे मिल नहीं रही है, तो हम काम में व्यस्त होकर हम कह सकते हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं हम नहीं ले आएंगे। बट हो सकता है बच्चे को उसी पेंसिल से लगाव था, उसको वही पेंसिल चाहिए थी, तो उस समय हम 2 मिनट अपना समय निकाल के बच्चे से बात करें या पूछें कि हाँ अच्छा, हाँ उसको बुरा लग रहा है, हाँ लगता है बुरा, चलो कोई बात नहीं नया पेंसिल आ जाएगा। तो यानी इसके लिए हम थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिविटी दिखाएं, परंतु साथ ही साथ हम डिसिप्लिनिंग में बहुत फर्म हैं। हम बच्चे को जो डिसिप्लिन कर रहे हैं, हमने रूल्स अपने बनाए हैं, और रूल्स बना के हम, रूल्स जो हैं हमारे सिंपल हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे रूल्स कठिन हैं। कठिन यानी जो बच्चा पालन नहीं कर पाता है ना। सपोजिंग आप कोई बहुत ऐसा रूल बना दें जिसको बच्चे को पालन करने में कठिनाई है, जो बच्चे को बिल्कुल बांध देता है कि नहीं तुम्हें ठीक ऐसा ही करना है, जैसे मैंने ऐसे बोला है नहीं 4 बजे सोना ही है। अब बच्चा कुछ खेल रहा है या कुछ कार्य कर रहा है और वो 4 से 4:30 हो गए, तो हमारे पास क्या उस रूल में लचीलापन है? तो इसका एक ब्रॉड रूल ये रहेगा कि हम शाम को थोड़ी देर विश्राम करेंगे, या हमें शाम को खाने को संबंधित हमारे रूल हो सकते हैं। हमारे को क्या जरूरी ही है ये कहना कि नहीं शाम को तुमने दूध का गिलास पीना ही है, और हो सकता है बच्चे को वो पसंद ना हो, पर हम एक अपना ब्रॉड रूल रख सकते हैं कि नहीं शाम को हमें कुछ एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना है, और उस ब्रॉड रूल के अंदर न्यूट्रिशियस खाने में बहुत कुछ खाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारे रूल्स जो हैं, अगर हमारे मोटे तौर पे हम रूल बनाते हैं तो उनको हमें लागू कर पाना ज्यादा आसान होता है, बजाय ये कि अगर हम बिल्कुल एक बड़ा स्पेसिफिक रूल बना लें तो फिर उसको हमारे को बच्चे को लागू कर पाना मुश्किल होता है। और फिर जब वो तोड़ता है बच्चा तो फिर हम भी अपनी अनुक्रिया, उस पर प्रतिक्रिया बच्चे पे दिखाते हैं। जबकि ब्रॉड रूल रहेगा तो वो रूल के टूटने की भी संभावना कम होगी।
साथ ही जो ये फर्म एंड अफेक्शनेट पेरेंट्स हैं, ये अपना रीजन समझा रहे हैं बच्चे को, दे आर एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द रूल, कि अगर हमने ये कहा है, अगर हमने कहा है कि हम शाम को केवल 1 घंटा ही बाहर खेलेंगे, तो ऐसा क्यों कहा है हमने। और बच्चे का बिहेवियर को लिमिट, रूल के अंदर लिमिट करने के बाद, उसके बाद परंतु वो इंडिपेंडेंस बच्चे की अलाउ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये रूल हो सकता है दोपहर का कि नहीं, आपने 1 चपाती खानी ही है, और हमारी इंडिपेंडेंस उसमें क्या है कि बच्चा ठीक है अपने आप स्वयं खाना चाहता है, थोड़ा टाइम लगा के खाना चाहता है, तो वी अलाउ इट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैठे हैं और बिल्कुल एक ही बार में 10 मिनट में आपका खाना खत्म हो। तो दिस इज, ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जो मार्जिन है बच्चे के गड़बड़ करने की, वो कम हो जाती है। साथ ही वो बच्चे से उनकी अपेक्षाएं ऊंची होती हैं। वी सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि हम एक 4 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके 100/100 नंबर या 10/10 नंबर आएंगे, या कभी वो गलती ही नहीं करेगा। नहीं, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि हम उसकी आयु के अनुरूप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे। यानी मान लो अगर 2 बच्चे खेल रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो दोनों शेयर करके अपना सामान खेलेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे टाइम शेयरिंग हो, पर हम ये अपने एक्शन से उनको ये समझाएं, अपनी बात से उनको बोलें कि वी एक्सपेक्ट यू टू शेयर योर मटेरियल्स विद ईच अदर। ऐसा करने से बच्चे जो हैं दे लाइक टू लिव अप टू एडल्ट एक्सपेक्टेशन। हम जो बच्चों से, और खासकर जब जिनसे बच्चों को लगाव है, अगर वो बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी करें। तो हमारी अगर एक्सपेक्टेशन बच्चों से रियलिस्टिक होगी, तो हमारा बच्चे उसको ज्यादा आसानी से पूरा कर पाएंगे, और इसको पूरा करने के दौरान उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कहा कि मैं अकेला स्वयं खाना खाना चाहता हूं। कई माता पिता तो खुद ही बच्चे को खाना खिलाते हैं क्योंकि उनको लगता है जल्दी हो जाएगा, आसपास गिरेगा नहीं। तो हम ये कहें ओके, आप खुद खाना चाहते हैं, फाइन, बट मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप आसपास अपना खाना बिखेरेंगे नहीं, मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप अपनी थाली में खाना छोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद मान लो कुछ थोड़ा गिर भी जाए इधर उधर, तो हमें उस समय उस पर भड़कना या उसको डांटना नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं गिरेगा। पॉइंट इज कि हम हर बार बच्चे को एक सकारात्मक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं जो उसकी योग्यता के अनुरूप है, और जब वो उसे मीट करता है तो हम उसको अप्रूव कर रहे हैं, और जब नहीं मीट करता है तो वी से ओके, डजंट मैटर, नेक्स्ट टाइम, रादर देन गेटिंग एंग्री और पनिशिंग द चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब इस प्रकार हमारी पेरेंटिंग की शैली होती है, विच इज यानी कि फर्म, दृढ़, हमने जो कहा हाँ वो मानना है, किंतु हमने जो कहा वो बहुत ब्रॉड है, और अफेक्शनेट, यानी किसी भी समय हम बच्चे से प्यार वापस नहीं ले रहे हैं। हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, या जाओ तुम तो ऐसे ही हो, हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये बच्चे में इंडिपेंडेंस, हाई सेल्फ एस्टीम, यानी अपने बारे में वो उच्च सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, जेनरोसिटी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, सेल्फ रिलायंस यानी स्वयं पे भरोसा कर पाने, ऐसे सब जो गुण हैं बच्चों में विकसित होते हैं। ऐसे बच्चे कम आक्रामक भी होते हैं, और वो नई चीजों को ट्राई आउट करने और एक्सप्लोर करने के इच्छुक रहते हैं। नई चीजों को ट्राई आउट और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही संज्ञानात्मक सीखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम नया चीज सीखने की कोशिश करें। जैसे आप सब लोगों ने इस कोर्स में भर्ती हुए हैं, और बच्चे को अगर यदि बार बार ये लगेगा कि मैं कुछ करूंगा, कोई रूल पार करूंगा तो मुझे डांट पिटेगी, तो फिर वो एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो अगर हमारे रूल ही व्यापक होंगे, ब्रॉड होंगे, तो रूल के उल्लंघन करने की बात नहीं आएगी, और बच्चे का एक्सप्लोरेशन जो है जारी रहेगा, जो कि उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके ठीक विपरीत होते हैं रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग। ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि आपको ऐसा करना है क्योंकि मैंने कहा है। रीजनिंग उनकी बहुत कम रहती है, रूल लगाते हैं, और फिर बस बच्चे को बिना कुछ शब्द, बिना कोई, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, उसको मानना ही मानना है माता पिता की बात, अगर नहीं माना तो बच्चे की खैर नहीं। ऐसे पेरेंटिंग है। ओबीडियंस पे उनका बहुत वो रहता है, और इंडिपेंडेंट बिहेवियर, अगर बच्चा खुद कुछ करना भी चाहे तो हो सकता है बोल सकते नहीं तुम रहने दो, तुम नहीं कर सकते, तुम गिरा दोगे, तुम तोड़ दोगे, तुम गिर जाओगे, ये खराब हो जाएगा, मैं करता हूं। बच्चों के क्वेश्चनिंग यदि करता है बच्चा तो उसके प्रति इतना वो नहीं दिखाते इंटरेस्ट, हो सकता है बच्चे के क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें। एंड वंस अगेन, एक्सप्लोरेशन को किसी भी कारण से मना कर सकते हैं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, अभी धूप है बाहर, अभी ठंड है बाहर, या अभी तुम्हें ये करना है, इस तरीके से करके बच्चे का बिहेवियर बहुत कंट्रोल करते हैं।
और इसमें हम में से कई माता पिता इसी प्रकार हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि यदि हम ना अपने माता हैं तो पिता को और पिता हैं तो माँ को, अगर हम अपना जो हम बच्चे के साथ एक पूरे दिन वाक्य बोलते हैं, जो जितना भी जो हम बच्चे के साथ चर्चा करते हैं, एक दिन हम अपनी जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और फिर उसे दोबारा खुद सुने, तो हम देखेंगे कि कितनी जगह हमने बच्चे को ना कहा और फिर ये सोचें कि वहां जरूरत थी कहने की ना की, कि केवल हमने अपनी आदत से मजबूर होकर ही बच्चे को ऐसा कहा। तो कितना हम कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल हमारा कई बार हमारी नीड से होता है, सफाई रखने की नीड, कई बार हमारी ईगो की नीड कि नहीं बच्चे ने ऐसा कैसे कहा, मुझे तो ये कर रहा है। तो हमें कई बार अपने ही अंदर झांक के देखना है, अपनी पेरेंटिंग को देखना है कि वो किस प्रकार की है और बच्चे में किस प्रकार की योग्यताएं विकसित कर रही है। ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के प्रति प्रेम भी बहुत कम दिखाएंगे। प्रेम हम कई तरीके से दिखा सकते हैं, बच्चे को हग करके, प्यार करके, उसकी तरफ स्माइल करके, उसको शाबाशी देके, उसके लिए कुछ उसकी मनपसंद बना के। और बच्चे का हम प्रेज, अक्सर ऐसे जो पेरेंट्स हैं शायद बच्चे के कोई भी एफर्ट को प्रेज बहुत कम करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये लगेगा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर ऐसा कर भी दिया। तो बच्चे को जब अपने स्वयं के लिए सोचने, थिंक और एक्ट खुद नहीं करने का मौका मिलता, तो बच्चा स्वयं से डिसकंटेंटेड, असंतोषी रहता है अपने आप से, और उसको कुछ भरोसा भी थोड़ा नहीं रहता, अपनी योग्यताओं पे भी भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो कुछ करने को ही नहीं उसे दिया जा रहा है, और हो सकता है वो अलग थलग भी हो जाए। निश्चय ही ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों से संबंध बनाने में मुश्किल होगी, उनकी सेल्फ एस्टीम है जो वो भी कम होगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर माता पिता के व्यवहार की शैली ऐसे ही रहे तो हो सकता है तो फिर बच्चा बहुत डरपोक, शर्मीला, दूसरों से ना मिलने वाला, दूसरों के सामने ना आने वाला बन जाए। और जब बच्चे जब ऐसे हो जाते हैं 7-8 वर्ष की उम्र में, तो फिर हम किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास या आपस में बात करते हैं, अरे मेरा बच्चा तो है वो तो दूसरों से मिलना ही नहीं चाहता, या वो तो जब कोई आता है तो घर के अंदर भाग जाता है। तो ये सब जो बच्चे दिखाते हैं, अब कहने का मतलब ये है कि बच्चों के ये सब बिहेवियर जो हैं ये हमारी पेरेंटिंग स्टाइल से ही उभर के निकल के आते हैं। हम काफी हद तक माता पिता के हाथ में है कि बच्चे का जो पूरा पर्सनैलिटी है किस तरफ पे मोड़ दिया जाए। ऐसे बच्चे ज्यादा आक्रामक व्यवहार भी दिखाते हैं, क्योंकि जो असंतोष उनके मन में माता पिता के प्रति है और जो वो व्यक्त नहीं कर सकते उनके प्रति, क्योंकि वो अथॉरिटी फिगर है, वो फिर बाद में अन्य तरीकों से निकलता है। तीसरी व्यवहार की शैली है परमिसिव पेरेंटिंग, यानी इसमें जो मर्जी बच्चा करे वो चलता है। हिंदी में इसे कहेंगे अनुज्ञात्मक व्यवहार, और कोई खास रूल नहीं है, जो बच्चा कर रहा है वो अलाउड है, और पेरेंट्स जो हैं वो मैच्योर बिहेवियर बच्चे से खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने में ही इतने बिजी हैं कि उनके पास बच्चे को देखने का समय नहीं है। हाँ, ऐसे माता पिता बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार तो करते हैं, पर डिसिप्लिनिंग जहाँ पे है वहाँ पे कोई उन्होंने उसकी लिमिट्स या हद नहीं बताई हैं। तो ऐसे माता पिता के जो बच्चे हैं वो थोड़े मेच्योरिटी उनकी कम होती है, क्योंकि उनको कभी कोई रूल ही नहीं मिला। कोई जहाँ पे अभी पहले वाले माता पिता के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनका रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, यहाँ पे ये है कि कोई रूल ही नहीं मिला। तो ऐसे बच्चे को अपना व्यवहार कंट्रोल नहीं करना आएगा। बच्चे रूल ब्रेक तो करते हैं, परंतु साथ ही में हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे रूल भी चाहते हैं। जो बच्चे रूल ब्रेक करते हैं वो असल में उनका एक तरीके का टेस्टिंग होता है कि हम कितनी हद तक आगे जा सकते हैं। और जब माता पिता रूल का मतलब समझा देते हैं तो बच्चे रूल ब्रेक भी नहीं करते, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो ये रूल लागू किया गया है ये किस लिए है। तो ऐसे बच्चे भी जो हैं, जिनके माता पिता परमिसिव हैं या अनुज्ञात्मक पेरेंटिंग जहाँ पे है, जहाँ पे प्रेम तो है परंतु अनुशासन नहीं है, तो ऐसे बच्चों में भी कई हाई लेवल ऑफ अग्रेशन हो सकता है, क्योंकि माता पिता ने बच्चे को अग्रेशन को कंट्रोल ही नहीं किया। तो बच्चे ने क्या सीखा कि अग्रेशन इज अलाउड, अग्रेशन इज ओके, तो फिर वो उसी प्रकार आगे चलता रहता है। चौथे किस्म की जो माता पिता की व्यवहार की शैली है वह है निग्लेक्ट इन पेरेंटिंग, यानी बच्चे की टोटल अवहेलना करना। ऐसे माता पिता जो हैं वो ना तो बच्चे से प्रेम जता रहे हैं और निग्लेक्ट ही कर रहे हैं, तो फिर रूल्स भी क्या ही बताएंगे। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, दे मे बी टू बिजी इन देयर ओन एक्टिविटीज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द चाइल्ड। ऐसा अनफॉर्चुनेटली कई बार हो सकता है, अगर माता पिता को किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के बच्चे की इच्छा थी परंतु दूसरा सेक्स का बच्चा हुआ, ऐसे कई बार हो सकता है, उनमें निग्लेक्ट हो सकता है। तो इन बच्चों को ना तो प्रेम मिला और ना ही इस प्रकार की व्यवहार की शैली में बच्चे को ना प्रेम से भी वंचित रहे और रूल्स वगैरह रेगुलेशंस भी, जो कोई एक
दायरे में रहना है वो भी उसने नहीं सीखा। तो ऐसे बच्चे अक्सर जो हैं उनको किसी भी प्रकार से उनमें ये कौशल नहीं बन पाते कि दूसरों के साथ कैसे रिलेट करना है, और हो सकता है वो बड़े होकर काफ़ी एंटी सोशल व्यवहार दिखाएं और वह कुछ ज़्यादा विशेष अपने आप को सक्सेस की ओर भी उनको जाने की इच्छा या भावना नहीं रहती। तो इन चारों व्यवहार जो माता पिता की व्यवहार की शैलियां, आई थिंक आप मेरे साथ सहमत होंगे जब हम अगर ये कहें कि जो स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार जो था, जो फर्म एंड अफेक्शनेट पेरेंटिंग था, वही बच्चे की पर्सनालिटी के लिए सबसे उचित है। अब हमें एक और बात हम ये ध्यान रखें कि हमें बच्चे के साथ नर्चरेंस भी उसको प्रोवाइड करनी है और साथ ही में उसको इंडिपेंडेंस भी बनाना है। तो कई बार हम बच्चे का जो नर्चरेंस प्रोवाइड करना है, कई बार जो बच्चे का एक डिपेंडेंट बिहेवियर होता है वो अफेक्शन सीकिंग भी होता है और हेल्प सीकिंग। बच्चा चाहता है कि उसको माँ बाप उठाएं, गोदी उठाएं, प्रेम दें, प्रेज करें उसको, इससे उसको माता पिता के पेरेंटल लव की जो है वो रीअश्योर होता है कि हाँ मुझसे माता पिता प्रेम करते हैं। और दूसरा उसका डिपेंडेंट बिहेवियर क्या हो सकता है, हेल्प सीकिंग, कि जब कोई मुश्किल काम होता है तो बच्चा मदद मांगता है। अब इसमें भी एक बड़ा बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि कई बार जब हम बच्चे के डिपेंडेंट बिहेवियर को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, यानी अगर बच्चा प्रेम मांगता है तो हम प्रेम देते हैं, अगर बच्चा हेल्प मांगता है तो हम हेल्प देते हैं, तो एक्चुअली कई माता पिता ये सोच सकते हैं कि इससे तो हम बच्चे को और ही डिपेंडेंट बना देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम ये काम विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं तो हम एक्चुअली बच्चे को और इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हम में से कई लोगों की ये धारणा है कि बहुत छोटे बच्चे को ज़्यादा गोदी में नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उसको गोदी की आदत हो जाती है। एक्चुअली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत छोटे बच्चे को, जो अभी दुनिया में आया ही है, उसको एहसास कैसे होगा कि आसपास उसके मनुष्य हैं अगर हम उसे गोदी में नहीं उठाएंगे। और हम जितना एक बच्चे को उसके प्रारंभिक वर्षों में एक बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट देंगे, बच्चा उतना ही ज्यादा आश्वस्त होता है अपनी एनवायरनमेंट के प्रति और एक्चुअली बाद में उतनी ही ज्यादा इंडिपेंडेंस दिखाता है। पर वो बच्चा डिपेंडेंट बिहेवियर या वो बच्चा क्लिंगिंग बिहेवियर दिखाता है जो माता पिता के प्रेम के प्रति आश्वस्त नहीं होता। वो ही माता पिता को छोड़ के कहीं और या दूसरे कमरे में एक्सप्लोर करने या थोड़ी दूर और खिलौने पड़े हैं वहां नहीं जाता है। तो बच्चों के डिपेंडेंट बिहेवियर को हमें पूरा भी करना है, डिपेंडेंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ लव एंड वांटिंग फॉर हेल्प, और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कहाँ पे बच्चे का अब कौशल आ गए हैं और हमें उसे जेंटली इंडिपेंडेंस की तरफ भेजना है। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरे सिचुएशन में कई चीजें हम जो हैं हो सकता है ठीक ना करें, हो सकता है हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बिहेवियर बच्चे का वो करें, हो सकता है कि हम बहुत जल्दी बच्चे को इंडिपेंडेंस की तरफ की ओर धकेल दें कि नहीं ये तो तुम कर सकते हो, तुम खुद ही करो, और बच्चे की अभी योग्यता से बाहर है। तो हर वक्त बच्चे की पर्सनालिटी देखते हुए हमें इन दोनों चीज़ों के बीच में बहुत अच्छी तरह एक बैलेंस बना के रखना है। इस समय शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चे अपने सिबलिंग्स यानी कि जो उनके और अन्य भाई बहन हैं उनसे भी रिश्ते स्थापित होते हैं बच्चों के, और सिबलिंग्स इस समय क्योंकि अब बच्चे एक दूसरे के साथ संबंध बना पा रहे हैं तो सिबलिंग्स के साथ वो उनसे काफी सीखते हैं। इसलिए समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सिबलिंग्स बच्चों को एक दूसरे अपने बड़े भाई छोटे भाई बहन के साथ तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ा के अंदर बच्चे लेन देन, दूसरे के बात समझना, दूसरे का दृष्टिकोण समझना, जैसे कि हमने कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के यूनिट में पढ़ा था, दूसरे का परिप्रेक्ष्य देखना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना। तो जब दो हम उम्र बच्चे को, एक 4 साल का एक 6 साल का, आपस में खेल रहे हैं तो कई ऐसी चुनौतियां आएंगी जब उनको, अगर वो खेल जारी रखना चाहते हैं तो कई ऐसी चुनौतियां आएंगी कि उनको एक दूसरे का पक्ष समझना होगा, तभी खेल आगे बढ़ेगा, वरना आगे खेल नहीं बढ़ेगा। तो हम उम्र के साथ खेलना इस उम्र में एक बहुत बड़ा समाजीकरण का तरीका आ जाता है, क्योंकि हम जो वयस्क हैं, हम जो एडल्ट्स हैं, हम कभी भी बच्चे के साथ बच्चा होकर उस तरीके से नहीं कर सकते। जो 2 बच्चे आपस में खेल सकते हैं वो एक बड़ा और एक बच्चा साथ में नहीं खेल सकता। तो इस समय हम उम्रों की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है, और परिवार में ही यदि 2 भाई बहन, 2 भाई या 2 बहनें हैं तो बहुत ही अच्छा एक उनका समाजीकरण के लिए एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सिबलिंग्स के आपस में संबंध इक्वालिटी के हैं। माता पिता के साथ तो एक पावर संबंध है, माता पिता के पास पावर है, बच्चे के पास नहीं है। सिबलिंग्स के संबंध फ्रेंडली हैं और डेमोक्रेटिक हैं, माता पिता की अपेक्षा। दोनों एक दूसरे को कुछ कह सुन सकते हैं जो माता पिता के साथ शायद संभव ना हो। भाई बहन या हम उम्र जो हैं वो एक दूसरे को इमोशनल सिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं और कुछ समय बाद सपोर्ट और एडवाइस का कारण भी हो जाते हैं। और जो बड़ा भाई बहन है वो, उनके जो बिहेवियर हैं
वो एक प्रकार से छोटे के लिए मानक हो जाते हैं, स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। साथ ही साथ ये सब एक, जबकि संबंध सुनहरा भी है, संबंध प्रेमपूर्ण भी है, परंतु साथ ही साथ राइवलरी और जेलसी भी है। और हो सकता है कि सेकंड बच्चे के आने पे पहले वाले के मन में बहुत जेलसी और राइवलरी, और इस समय माता पिता को बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि कैसे बड़े बच्चे को ये ना लगे कि उसकी अवहेलना की जा रही है। अग्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है इस समय, जब बच्चा जो है अपनी, कई बार अग्रेशन बहुत दिखाता है। वर्बल हो सकती है वो अग्रेशन, गाली गलोच या बुरे शब्दों के तरीके में। कई बार वो उसकी फिजिकल भी हो सकती है अग्रेशन, मार पिटाई, चीजें तोड़ना, फेंक देना, या टेम्पर टैंट्रम, जो जिसमें बच्चा जमीन पे लेट के इधर उधर बुरी तरीके से जस्ट जमीन पे लेट के अपने कहना मनवाने के लिए जोर जोर से रोने ही लगता है। ये सब तब होता है जब बच्चे के पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहा और अब वो उस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हुआ है। ये कोई भी कारण, उसको कोई खेल वस्तु उसकी नहीं मिल रही, स्कूल में ज्यादा मुश्किल काम कराया जा रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का। और बच्चों के थोड़े अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस के प्रति उतना जल्दी आक्रामक नहीं होते और कई हो जाते हैं। केयर गिवर्स होते हुए हमारा ये दायित्व है कि हम बच्चे को अग्रेसिव होने से, उसको अग्रेशन की तरफ ना जाए, ऐसा उसका हम सोशलाइजिंग करें। तो हमें क्या करना है एज पेरेंट्स, हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो हमने कहा ही है कि एक तो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस बच्चों में आपस में होंगे जिसके कारण वो दिखा सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ अग्रेशन। परंतु मुख्य रूप से जो हमें यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि फैमिली सेटिंग जो है, और माता पिता की बच्चे के साथ रिलेशनशिप, और पेरेंट्स का अपना बिहेवियर, यह सब भी बहुत डिटरमिन करता है कि बच्चा आक्रामक व्यवहार दिखाएगा कि नहीं। रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विद हर पेरेंट्स में हमने अभी बात कर ही ली है पेरेंटिंग स्टाइल की। अगर रिजिड और इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग होगा, जो हमने कहा है कि जिसमें बच्चे को जो रूल है बस वो रूल है, अगर पावर ओरिएंटेड, शक्ति केंद्रित तरीका होगा, अगर बच्चे की अवहेलना होगी, तो ये सब चीजें अग्रेशन डालेंगी। और पेरेंट्स का खुद का व्यवहार, पेरेंट्स अगर खुद अग्रेशन दिखाते हैं, जरूरी नहीं बच्चे के साथ, परंतु आसपास में या इवन फोन पे या अपने दूसरे सोशल संबंधों में किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए, जो कहीं पे भी हो सकता है, सब्जी खरीदते समय, किसी दुकान में, कहीं ऑटो पे, किसी कैब में, अगर माता पिता खुद अग्रेशन दिखाते हैं तो बच्चे को ये आप इनडायरेक्ट बता रहे हैं कि अग्रेशन करना ठीक है। और ये हम एक तरीके से एक मॉडल, एक एग्जाम्पल बन जाते हैं उनके। जब हमारे वर्ड्स और एक्शंस के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, हम कह तो कुछ रहे हैं पर हम कर कुछ और रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो इससे अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, बच्चे में अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। हॉस्टाइल और रिजेक्टिंग पेरेंट्स हमने बोला ही है, जब जो है वो बच्चों में अग्रेशन को बढ़ाती है, जब प्रेम नहीं मिलता। फिजिकल पनिशमेंट इनकंसिस्टेंटली यूज करना, कभी तो उसी बात के लिए पिटाई कर देना और कभी उस बात वो करता रहे बच्चा तो कुछ भी ना कहना, इससे भी बच्चे को अग्रेशन ज्यादा आती है। और इसके लिए बच्चा किस प्रकार अपनी अग्रेशन ना दिखाए, कैसे हम बच्चे को देखें कि बच्चा खुद अग्रेसिव ना बने, तो सबसे पहले तो आप अपने व्यवहार को देखें। और फिर अगर आप सोचते हैं कि आपका व्यवहार ठीक है फिर भी बच्चा अग्रेशन सीख रहा है, तो बच्चे से बातचीत करें कि उसको क्यों वो गुस्सा दिखा रहा है, क्यों उसको एंगर आ रहा है। और अगर उसको ये समझाएं कि जो भी तुम्हें इस समय अगर फ्रस्ट्रेशन लग रही है, ये तुम्हें नहीं मिला, सपोजिंग वो कुछ चाहता था किसी बच्चे ने नहीं दिया, तो इस सिचुएशन के निपटने के और भी तरीके हैं। उसको ये समझाएं कि कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया, 10 मिनट बाद चलो पूछते हैं कब देगा। वो पूछा बच्चे से, उसने बोला 10 मिनट, ठीक है, अच्छा तो हम 10 मिनट तक क्या कर सकते हैं? हम कहानी की किताब पढ़ सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं। यानी बात निकल के यही आती है कि हमें बच्चे के साथ समय लगाना है, समय करके उसको एक्सप्लेन करना है। हमें बात समझ आ गई हो, इट इज ओके, बट जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी हमारे साथ वो बात समझ में आई हो। सो इसलिए वी हैव टू हेल्प द चाइल्ड, वी हैव टू टॉक टू द चाइल्ड, टॉकिंग थिंग्स ओवर एंड आस्क द चाइल्ड कि जब आपको गुस्सा आए तो आप हेल्प मांगिए। या मान लो अगर कोई ऐसा मुश्किल काम है जो वो सपोजिंग करना चाह रहा है, तो ओके लेट अस ट्राई अगेन, या थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दें और फिर आके देखें कि हम क्या इस काम को दोबारा कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारे तरीके हैं, ये हम अग्रेशन को बच्चे की कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, परंतु बच्चा मान लो अगर इतना ही अग्रेशन में आ जाए कि किसी को मार पीट रहा है या कोई किसी चीज की बहुत हानि कर रहा है, तो तब तो हमें बच्चे को तुरंत रोकना होगा और समझाना बाद में होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम समझाते समझाते वहां पे नुकसान हो जाए, परंतु अक्सर हम ये तो नहीं करते हैं। जो हम जिस चीज में हमारी एज माता पिता कमी रह जाती है वो ये है, बातचीत करके बच्चों को समझाने में हमारी कमी आ जाती है। इसी प्रकार अग्रेशन का ठीक उल्टा हमारा जो एक एबिलिटी है, या जो एक हम चाहेंगे कि हमारे अंदर एक वैल्यू डेवलप हो, वो है एम्पैथी और एल्ट्रुइज्म, यानी परोपकारिता और
समानुभूति, और प्री स्कूल के समय तक, एंड तक, जब बच्चे दूसरों के नजरिए से चीजें देखने लगते हैं तो वो दूसरों के प्रति समानुभूति का भी भाव करते हैं। और जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि जो फर्म एंड अफेक्शनेट डिसिप्लिनिंग है या जो अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग है, उससे बच्चे में समानुभूति, अग्रेशन कम होती है, और जो पॉजिटिव है समानुभूति और एम्पैथी, उसकी भावना बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा और लोगों से इंटरेक्ट करता है उसमें समानुभूति, एम्पैथी की भावना बढ़ती है, क्योंकि उसको अब दूसरों का नजरिया देखना ही पड़ता है। अगर वो दूसरों का नजरिया नहीं देखेगा तो अंतःक्रिया उनसे करने में उसको मुश्किल होगी। वंस अगेन पेरेंट्स भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स एम्पैथी और ऑल्ट्रिज्म दिखा रहे हैं, अगर पेरेंट्स बच्चे की भावना के प्रति ही समानुभूति दिखा रहे हैं, तो बच्चा ये समझने लगता है कि मुझे भी दूसरों के प्रति समानुभूति दिखानी है। आखिर में देखते हैं कि फ्रेंडशिप्स और प्ले इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्ले, बच्चा खेलना चाहता है इस समय। अब वो प्री स्कूल ईयर्स में अकेले खेलने से संतुष्ट नहीं है, दूसरों के साथ खेलना चाहता है, और ये खेलना ही जो है फ्रेंडशिप का आधार बनता है। अभी हो सकता है छोटे प्री स्कूलर्स एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं, बट हो सकता है कोऑपरेट ना कर पाए एक दूसरे के साथ। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो एक दूसरे के साथ लेन देन, कोऑपरेट करके खेलना, एक दूसरे के साथ टर्न लेके खेलना, ऐसा शुरू हो जाता है उनका। और अब वो हो सकता है कि कुछ बच्चे उनके ऐसे लगें कि वो ये उनको ज्यादा क्लोज हैं, या वो उनको ज्यादा फ्रेंड्स उनको लगता है, जबकि फ्रेंडशिप जो उतनी गहराई वाली है वो बहुत बाद में ही विकसित होती है एडोलेसेंट ईयर्स में। परंतु इस समय बच्चों के कुछ ऐसे पसंदीदा पीयर्स आ जाते हैं जिनके साथ वो समय ज्यादा ही बिताना चाहते हैं। और फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि बच्चे को भावात्मक सुरक्षा का आभास दिलाती हैं। फ्रेंड्स वही काम करना चाहते हैं जो बच्चा करना चाहता है, हम एडल्ट्स वो काम नहीं करना चाहेंगे। फ्रेंड्स एक मानक भी सेट करते हैं, अच्छा वो तो इतनी दूर भाग लिया, मैं भी भाग सकता हूं, ऐसे करके बच्चे में नया कौशल अर्जित करने की इच्छा आ जाती है। फ्रेंड्स के साथ कार्य करते हुए बच्चा ये समझ बनाता है कि मैं क्या कर सकता हूं, उसकी अपनी एबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं। इससे बच्चे को सेल्फ कॉन्सेप्ट बनने में उसकी मदद मिलती है। और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो दूसरों की तरफ से दृष्टिकोण लेना, दूसरों के साथ हेल्पफुल बिहेवियर दिखाना, दूसरों के साथ समानुभूति का बिहेवियर दिखाना, यह सब फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा आसानी से सीखा जा सकता है, बजाय कि एडल्ट्स उसको बोल के बताएं। तो बच्चों का एक दूसरे के साथ खेलना, इस चीज को हमारे कई बार माता पिता थोड़े से नकारात्मक रूप में लेते हैं और लगता है उनको समय वेस्ट है। तो बच्चों का जो समय वेस्ट, जो खेल है वो समय वेस्ट नहीं है। और इसी बात पे हम और आगे चर्चा करेंगे हमारे अगले यूनिट, अगले सत्र में, जो ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा लेंगे। और यहीं पे भी इस समय यही बात पे लेके चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं कि इस प्री स्कूल वर्षों में बच्चों का जो प्रिटेंड प्ले है वो भी, जो वो घर घर या गुड़िया गुड़िया या चोर पुलिस इत्यादि जैसे खेल खेलते हैं, यह भी थोड़ा और जटिल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और नेचर ऑफ प्ले बदल रहा है। बिल्कुल छोटे बच्चे का, 0 से 2 वर्ष के बच्चे का, 2 वर्ष से छोटे बच्चे का प्ले सेंसरी मोटर था, यानी वो चीजों को तोड़ना फोड़ना, गिराना, एक दूसरे के साथ बजाना, यह सब वाला खेल खेलता था। परंतु जो अब थोड़े से प्री स्कूलर का खेल है, ये ज्यादा संज्ञानात्मक की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब हम प्रिटेंड प्ले कर रहे हैं तो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो है नहीं उसको हम अपने खेल में दर्शा रहे हैं। यानी हमारी बुद्धि का यहाँ पे बहुत, हमारे संज्ञानात्मक विकास का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज अब हमारे प्री स्कूल ईयर्स में आती जा रही है। इसी के साथ हमारा प्री स्कूल ईयर्स में विकास किस प्रकार होता है, ये हमने अपने ब्लॉक्स में अब शेष किया।